अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने 7 सेशन का आगाज कर रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कंट्रोलिंग। लास्ट सेशन के अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। और फिर हमने देखा था कि मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग का ये इम्पोर्टेंस क्या है। और फिर हमने देखा था कि फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज अ चैलेंजेस फॉर एवरी मैनेजर, कि हर मैनेजर के लिए जो सबसे चैलेंजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो कंट्रोलिंग होता है। आज हम इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम बात करेंगे कंट्रोल टूल्स एंड टेक्निक्स की। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे एनालाइज इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। कंट्रोलिंग के अंदर इंफॉर्मेशन का रोल बहुत अहम होता है और इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी के लिए हमें एनालाइज करना पड़ता है कि इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अगर हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट का नहीं पता होगा तो हम सही इंफॉर्मेशन को सही जगह पर डाइवर्ट नहीं कर सकेंगे, और जिस तरह इससे हमें इंफॉर्मेशन से वो बेनिफिट नहीं मिल सकेगा जो मिलना चाहिए। सेकेंडली, डिफर अकॉर्डिंग टू द मैनेजरियल फंक्शन, एग्रीगेट द डिसीजन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग होती है, वो डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन का रोल बड़ा अहम होता है। क्योंकि जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो डिसीजन मेकिंग की पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटीज भी होती है और नेगेटिव भी। जितना ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होगी उतने डिसीजन की पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी। और जितनी हमारे पास लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन कम होगा उतने डिसीजन की नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल डिसीजन मेकिंग के लिए एक कंटिन्यूसली फ्लो चाहिए इंफॉर्मेशन का। और वो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी का डिपेंड होता है, उसकी एक्यूरेसी का डिपेंड होता है, उसकी रेलिवेंसी। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट शुड बी लोकेटेड। और जब कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन की इनकमिंग होती है तो यहाँ पे एक जो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है वो होता है ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारी परफॉर्मेंस को मुतासर कर सकता है, और जिससे हम अपने ऊपर टारगेट या ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं सही एफिशिएंटली कर पाएंगे जो हमें करने चाहिए। नेक्स्ट है रिडंडेंसीज ऑफन अकर। अक्सर इंफॉर्मेशन के अंदर जो एक प्रॉब्लम आती है वो आती है कि इंफॉर्मेशन के फ्लो के अंदर चेंजिंग, इंक्रीज और डिक्रीज। इस तरह की कंडीशन में भी हमें स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रखना चाहिए जो आज के इस डेवलप वर्ल्ड के अंदर, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक मौजूद हैं जिसको हम कायम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजाइन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। फिर हमें इंफॉर्मेशन डिजाइन फ्रेम वर्क तैयार करना पड़ता है जिसके अंदर इंटरनल स्पेशलिस्ट और आउटसाइड कंसल्टेंट, इसमें दो कंट्रीब्यूशन होते हैं। एक इंटरनल स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं, एक आउटसाइड कंसल्टेंट। इन दोनों की कंबाइंड एफर्ट से जो है हम डिजाइन करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिसके अंदर डिटेल फ्लो चार्ट, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ डेटा, लोकेशन, यूजर, स्टोरेज, प्रिसाइज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये तमाम एलिमेंट मिलते हैं जिसके जरिए डेटा, लोकेशन, यूजर, स्टोरेज और फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हम मदद लेते हैं। और इस तरह हम जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इवैल्यूएशन। फिर हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं और इस तरह जो है हम इंफॉर्मेशन को अपनी यूजेबल प्रोसेस तक ले जाते हैं। आज के दौर में एक और हमारे पास जो टूल है वो है इम्प्लीमेंटिंग द MIS, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज के इस जदीद दौर में ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंट्रोलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एग्जीक्यूशन और अडॉप्ट करती है MIS को, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज MIS। Pre-test of the symbol system before installation, less costly, if not possible, run older one is parallel। ये एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी कॉस्ट इतनी नहीं ज्यादा है जितनी इसके एडवांटेजेस हैं, और इसकी बुनियाद पर हम जो है
ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अंदर प्रिपेयर यूज विद द प्रॉपर ट्रेनिंग। इस MIS को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो कि एम्प्लॉइज के लिए जरूरी है। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो उस वक्त तक MIS का सही यूजेस नहीं हो सकता। फुल कैपेबिलिटीज फॉर फुल पोटेंशियल। और MIS के लिए जो कैपेबिलिटीज भी ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए, और पोटेंशियल भी ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए, ताकि हम इनकी मदद से जो है अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। बजट शुड बी बजट शुड इंक्लूड टाइम एंड मनी फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर दो तरह के हमारे बजट इन्वॉल्व होते हैं। एक, किसी भी ट्रेनिंग प्रोसेस में हाउ मच टाइम, एंड किसी भी ट्रेनिंग प्रोसेस में हाउ मच मनी यानी फाइनेंस इन्वॉल्व होगा। तो हम इस तरह की ट्रेनिंग के लिए एलोकेशन करते हैं, फंड डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, ताकि हम अपने वर्कर और एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर रेजिस्टेंस। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की तरफ हम जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की एक हिस्ट्री है, एक प्रैक्टिस है कि वहाँ रेजिस्टेंस नजर आता है, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इस रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ताकि हम स्मूथली अपने चेंज को एग्जीक्यूट कर सकें। गेट यूजर इन्वॉल्व। हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए उन तमाम पार्टिसिपेंट की जिन्होंने फ्यूचर में इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रखनी है। चेक फॉर सिक्योरिटी। फिर हमें सिक्योरिटी चेक करनी होती है कि हमारा ये सिस्टम जो है सिक्योर है, इसमें कहीं यूज तो नहीं है। बिल्डिंग इन रेगुलर रिव्यूज। और फिर हम इसको रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते हैं, ताकि टाइम टू टाइम इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की जा सके। हाउ MIS आर चेंजिंग मैनेजर जॉब। यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं कि बिफोर MIS मैनेजर की जॉब के अंदर क्या कंडीशन थी, और आज MIS के बाद मैनेजर की जॉब्स के अंदर क्या चैलेंजेस के क्या चेंजेस आई हैं। तो सबसे पहले हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट। आज के मैनेजर की कल तक मैनेजर की जॉब बिफोर MIS के अंदर इन्वॉल्वमेंट और आज की इन्वॉल्वमेंट में फर्क हो गया है। कल मैनेजर के इन्वॉल्वमेंट से जो मीनिंग होते थे उसका फिजिकली किसी भी एक्टिविटी, एक किसी भी परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व होना होता था। लेकिन आज मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ MIS इन्वॉल्वमेंट जो है मैक्सिमम लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाता है, जबकि वो फिजिकली अगर वो उस प्लेस पे मौजूद ना हो। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। आज के मैनेजर का जो बुनियादी काम होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग। और आज के दौर में जो है मैनेजर की डिसीजन कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं ड्यू टू MIS। क्योंकि अभी लास्ट हमने डिस्कस किया कि डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी बढ़ी है हमें, और जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती है उतनी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ रही है मैनेजर्स की। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ MIS ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन चेंज हो रहे हैं, फर्दर इंप्रूव हो रहे हैं, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन की अंदर एफिशिएंसी में इजाफा हो रहा है। नेक्स्ट, पावर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर्स के अंदर चेंजिंग आ रही है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में हमारे सामने आ रही हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारी कंट्रोलिंग मौसर हो रही है। नेक्स्ट, हाउ MIS चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। MIS से हमारी कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। सबसे पहले, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो विल चेंज। एक ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप जो चला आ रहा था, अब ड्यू टू MIS ये पैटर्न अब चेंज होता जा रहा है। कम्युनिकेशन ओवरलोड शुड बी रीजन। कम्युनिकेशन अक्सर जो कम्युनिकेशन के अंदर एक वीकनेस या हिंड्रेंस होती थी, वो कम्युनिकेशन ओवरलोड, यानी अननेसेसरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन। तो अब इसको भी हम एडजस्ट और मैनेज कर सकते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन विल टेक ऑन अ मोर सिंबॉलिक रोल। और जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, अब ये सिंबॉलिक रोल इसका रह जाता है MIS के बाद, क्योंकि
कम्युनिकेशन का भी जो, अगर इफ वी गो टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, we came to know the communication is sharing ideas, knowledge, information between two or more person. तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने का जो मकसद बुनियादी होता था वो होता था शेयरिंग इंफॉर्मेशन। और वो शेयरिंग और इंफॉर्मेशन फेस टू फेस कम्युनिकेशन से ज्यादा आइडियल वे में जब हमें एग्जीक्यूशन ऑफ एमआईएस से हो जाती है, तो यहाँ पे ये एक सिंबॉलिक लेवल पर रह जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर मॉडल, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। Economic order model controlling inventory, one of the best known techniques for mathematically driving the optimum quality for purchase order is the economic order model, economic order quantity. कंट्रोलिंग के अंदर ये भी एक बहुत बेस्ट वे है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो लेवल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परचेजिंग का जिसको ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट हासिल हो रहे हो। जब भी ऑर्गेनाइजेशन परचेजिंग करती है तो परचेजिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि एक तो कॉस्ट सेविंग ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड होता है केयरिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना, सेकंड होता है मैक्सिमम अवेल ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट को अवेल करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव सेम टाइम पे अचीव करना एक चैलेंज होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर मॉडल हमें हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे अपनी परचेजिंग को रखे कि जिसकी बुनियाद पर हम मैक्सिमम अपने बेनिफिट हासिल करने में कामयाब हो जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक ऑर्डर मॉडल, बैलेंस फोर कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग एंड केयरिंग इन्वेंट्री। द फर्स्ट वन इज परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस डिलीवरी चार्जेस माइनस एनी डिस्काउंट। तो किसी भी परचेज कॉस्ट की जो हमारे फॉर्मूलेशन होती है वो होती है परचेज प्राइस प्लस डिलीवरी चार्जेस, इसमें ऐड कर दिए जाते हैं और इसमें से माइनस कर दिया जाता है जो डिस्काउंट सेलर ने हमें दिया सप्लायर ने। तो ये हमारे पास आ जाती है परचेज कॉस्ट। सेकंड हमारे पास है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू पेपर वर्क, फॉलो अप, इंस्पेक्शन ऑन अराइवल एंड अदर प्रोसेसिंग कॉस्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परचेजिंग में जो एक अहम रोल होता है वो ऑर्डरिंग प्रोसेस का होता है और इसकी भी कॉस्ट होती है। इसमें कौन कौन सी कॉस्ट होती है? पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर के बाद कंटिन्यूसली रिमाइंड कराती है तो ये इसके अंदर फॉलो अप कॉस्ट शामिल हो जाती है। फिर जब कंसाइनमेंट रिसीव होती है तो उसका इंस्पेक्शन होता है तो इंस्पेक्शन कॉस्ट उसके अंदर शामिल होती है और फिर प्रोसेसिंग कॉस्ट की कंप्लीट हो जाती है। तो किसी भी परचेजिंग में ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है केयरिंग कॉस्ट। मनी टाइड अप इन इन्वेंट्री स्टोरेज, इंश्योरेंस, टैक्सेस एक्ट। जब भी हम कोई भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो इसकी केयरिंग कॉस्ट बहुत अहम होती है और इस केयरिंग कॉस्ट में स्टोरेज है, रिस्क ऑफ इंश्योरेंस, रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस है, तो उसके लिए हम केयरिंग कॉस्ट खर्च करते हैं। फोर्थ है स्टॉक आउट कॉस्ट, प्रॉफिट foregone from the order loss, cost of establishing goodwill, additional expenses incurred due to the shipment। तो स्टॉक आउट कॉस्ट भी हमारी इसके अंदर शामिल हो जाती है। इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है? कॉस्ट ऑफ री एस्टेब्लिशमेंट गुडविल, एडिशनल एक्सपेंसेस incurred ड्यू टू द शिपमेंट, लेट शिपमेंट। अगर कोई परचेजिंग में शिपमेंट लेट हो जाती है तो फिर उसमें कॉस्ट में मजीद फर्दर इजाफा हो जाता है। तो ये एडिशनल वो हैं जो डिपेंड करते हैं सर्कमस्टेंसेस पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल इज टू रिड्यूस टू ऑफ दीज फोर कॉस्ट्स। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल को यूज करने का, इन चार कॉस्ट को मिनिमम लेवल पर ले जाना। ऑर्डरिंग कॉस्ट, केयरिंग कॉस्ट। द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसके तहत हम डिटरमाइन करते हैं कि वो कौन सा आइडियल लेवल है जिस पे हम इसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल टूल एंड टेक्निक में बिहेवियरल कंट्रोल।
और बिहेवियर कंट्रोल के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे मैनेजर एकम्प्लिश गोल्स बाय वर्किंग विद अदर। मैनेजर जो अपनी अचीवमेंट ऑफ गोल है उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उसमें सबसे अहम होते हैं पीपल, वो लोग जो कि मैनेजर के साथ वर्क करते हैं, और इनकी परफॉर्मेंस के बाद ही मैनेजर अपने गोल्स एंड टारगेट को अचीव करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन, मीन सिलेक्शन ऑफ पीपल। जितना परफेक्ट और जितना आइडियल सिलेक्शन होगा उतना फ्यूचर के टारगेट अचीव करना आसान होगा, और जितना सिलेक्शन पुअर होगा उतना ही फ्यूचर में गोल्स अचीव करना डिफिकल्ट होगा। सेकेंड है गोल, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। और गोल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, गोल शुड बी चैलेंजिंग, गोल शुड बी स्पेसिफिक, गोल शुड बी मेजरेबल। तो गोल्स को डिटरमाइन करना। थर्ड है जॉब डिजाइन, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज को सेपरेट और कंबाइन करके हम जॉब डिजाइन करते हैं, और इस तरह जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ जॉब, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट किया जाता है। फोर्थ है डायरेक्ट सुपरविजन। एक और टेक्निक और टूल है जो बिहेवियरल कंट्रोल के अंदर हमारे पास आती है, वो है डायरेक्ट सुपरविजन। यानी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस परफॉर्मर को गाइडलाइन फराम करना, एडवाइस फराम करना, इंस्ट्रक्शंस देना, ताकि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस कंट्रोलिंग पॉसिबल हो सके। फिफ्थ हमारे पास ऑप्शन है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देना, ट्रेनिंग टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करना, ताकि वर्कर और एम्प्लॉयज के अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज हो। सिक्स है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग वो तरीकाकार है जिसके अंदर सिर्फ हम वर्कर की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, उसको इंटरप्ट नहीं करते, और ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर रियलाइज करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस सपोर्टिव है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको रिमूव किया जाए। एट है हमारे पास फॉर्मुलाइजेशन, फिर हम डिफरेंट फार्मूलाज बनाते हैं ताकि फ्यूचर में उनको इम्प्लीमेंट करके टारगेट को अचीव किया जा सके। नाइन है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को शेप किया जाता है, डेवलप किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करे। टेन है डिसिप्लिन। ये सबसे अहम फैक्टर है बिहेवियर कंट्रोल के अंदर। और डिसिप्लिन मीन्स जिसको हम उर्दू में नज्म ज़ब्त कहते हैं, और डिसिप्लिन के जरिए हम ऑर्डरिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ऑर्डर फॉर्म। यानी किस जगह पर कौन सी परफॉर्मेंस, कौन सी काम को करना है, ये हम डिसिप्लिन के तहत एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर हम लास्ट में जो पॉइंट है सिमुलेशन, सिमुलेशन के जरिए हम फर्दर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करंट कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन। फोकस इज ऑन हाउ इनपुट आर बीइंग ट्रांसफर इनटू आउटपुट। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं उसके अंदर हम जो है फोकस कर रहे होते हैं कि हम उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनपुट क्या कर रहे हैं, और उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारे आउटपुट क्वालिटी क्या है। और यही एक मेन टारगेट, यही मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग होता है कि मैनेजमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मैनेजमेंट हमें बताती है कि किस तरह मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट अचीव किया जा सके। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम भी ये देखते हैं कि हमारे इनपुट्स ऑफ रिसोर्सेज और उसकी आउटपुट रिजल्ट। तो आउटपुट रिजल्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एट अ टाइम ऑफ प्लानिंग, एंड इनपुट ऑफ रिसोर्सेज शुड बी मिनिमम लेवल, ताकि हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट कंट्रोल ऑफ आउटपुट्स। वो क्या क्या तरीके जो पोस्ट कंट्रोल ऑफ आउटपुट हम देखते हैं। फोकस इज ऑन आउटपुट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। हम फोकस करते हैं आउटपुट जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम से हमें अचीव हो रहा होता है। एंड सेकेंड है मार्केटिंग, और मार्केटिंग के जरिए सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टमर फीडबैक। अक्सर प्रोडक्ट एंड सर्विस ऐसी होती हैं जो जैसे कि प्रोडक्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज।
गुड्स किसे कहते हैं? जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जो अपेरेंटली नजर आती है, जिसका साइज, वेट, कलर, ये तमाम चीजें होती हैं। तो इसमें हमें कस्टमर फीडबैक की जरूरत कम होती है, क्योंकि हमारी इटसेल्फ प्रोडक्ट ही इलुस्ट्रेट करती है अपनी क्वालिटी को, और कंफर्मेशन करते हैं फीडबैक के जरिए। लेकिन कुछ सर्विसेज या कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिसके अंदर कस्टमर फीडबैक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जिसमें हम खुद क्लैरिटी ना कर सकें उसकी क्वालिटी के बारे में। तो सबसे अहम चीज होती है कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक के जरिए हम डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट भी हमारे लिए अहम है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि हमारी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में प्रोडक्टिव सेल्स क्या है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जरिए भी हम पोस्ट कंट्रोल और आउटपुट को डिटरमाइन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, हम परफॉर्मेंस को प्राइस करके भी डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड। ऑर्गेनाइजेशनल में रिवॉर्ड सिस्टम रीजन बनता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स की मोटिवेशंस का, और जितने वर्कर ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं उतनी उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस होती है। और जब परफॉर्मेंस इनहेंस होती है तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली एज वेल एज इफेक्टिवली अचीव कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसके अंदर प्रोडक्शन का जो हमारा प्रोसेस है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी लेवल हाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी कंट्रोल। सबसे अहम चीज है क्वालिटी को कंट्रोल करना, और ये डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वालिटी की और उसके कंट्रोल की। क्वालिटी मींस वो डिजायर रिजल्ट, वो डिजायर लेवल ऑफ क्वालिटी जो हमने एट अ टाइम ऑफ प्लानिंग डिटरमाइन किया है। और कंट्रोल मींस उसके अंदर कंसिस्टेंसी, उसको कंटिन्यूसली मेंटेन रखना और टाइम टू टाइम इम्प्रूव करना। नेक्स्ट फाइनेंस। फाइनेंस अहम रोल प्ले करता है किसी भी कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर। और फाइनेंस के अंदर हम देखते हैं बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो टूल्स हैं जो कि फाइनेंशियली कंट्रोल को एलुस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट कंट्रोल ऑफ आउटपुट रेशियो एनालिसिस। हम फाइनेंशियल डोमेन में रेशियो एनालिसिस के जरिए हम कंट्रोलिंग को डिटरमाइन करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो मेजर ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू मीट इट्स करंट डेट ऑब्लिगेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो ये लिक्विडिटी रेशियो होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी स्ट्रेंथ को इलस्ट्रेट करता है कि कितनी तेजी से ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स को मूव कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन रेशियो मेजर हाउ effectively and efficiently the firm is using its assets। इसके जरिए हम डिटरमाइन करते हैं ऑपरेशन रेशियो के जरिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज किस तरह कर रहे हैं, यानी वो रिसोर्सेज प्रॉपर यूज हो रही हैं या मिस यूज हो रहे हैं। इसका हमें इससे पता चलता है कि यूजेस ऑफ रिसोर्सेज किस तरह की हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स हाउ efficiently and effectively the firm is using assets to generate profit। ये रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, हमें बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स है उनसे हमारे प्रॉफिट में कितना इजाफा हो रहा है, हम कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। ये भी हमें बताते हैं कि एसेट प्रॉपर यूज हो रहे हैं या मिस यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट लिवरेज रेशियो एग्जामिन ऑर्गेनाइजेशन यूज ऑफ डेब्ट टू फाइनेंस इट्स एसेट्स। लिवरेज रेशियो जो है डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डेट टू फाइनेंस, यानी ऑर्गेनाइजेशन की डेट की कंडीशन क्या है और इसके एसेट्स की कंडीशन क्या है, कंटिन्यूसली एसेट्स में इजाफा हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम बात करें फीडबैक, तो फीडबैक जो है इनपुट प्रिलिमिनरी कंट्रोल फोकस इज इनपुट टू द ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। सबसे पहले जो है हम फीडबैक को ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव करते हैं, अचीव करते हैं। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन concurrent control focus is on how input are being transformed into output।
फिर हम इसके जरिए डिटरमाइन करते हैं कि जो भी हमारी इनपुट है हम उसको किस तरह आउटपुट में चेंज कर रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास आउटपुट। पोस्ट कंट्रोल फोकस इज ऑन आउटपुट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, कि ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट एग्जैक्टली एक्चुअली है क्या। तो ये जो हमारा तरीका है, स्टेप्स हैं फीडबैक के। नेक्स्ट, द क्वालिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन, the totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs। सिंपली अगर हम क्वालिटी की डेफिनेशन करें तो किसी भी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स जो किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर की नीड्स को मीट करते हैं, उनकी नीड्स को बेहतर तरीके से फुलफिल करते हैं, यानी उसको सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो ये कहलाती है हमारे लिए क्वालिटी। तो मैक्सिमम लेवल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फंक्शंस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। इस सेकंड इसके अंदर है फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी। वो कौन से फैक्टर हैं जो क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है मैन, मटेरियल एंड मशीन। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर जो मेजर इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है मटेरियल की, मैन की एंड मशीन की। और यही वो तीनों फैक्टर हैं जो उसकी क्वालिटी पे इन्फ्लुएंस सकते हैं। इनमें से किसी एक के भी वीक होने से क्वालिटी वीक हो सकती है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ की कंडीशन क्या है, ये भी जो है कंट्रोल क्वालिटी को मुतासिर करती हैं, जिससे क्वालिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। और मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन के अंदर सबसे अहम चीज है डिसिप्लिन, ऑर्डर फॉर्म। जितनी इन्वायरमेंट ऑर्डर फॉर्म होगी, डिसिप्लिन में होगी, उतनी कंडीशन आइडियलाइज होगी और उतनी ही ज्यादा जो है आपकी क्वालिटी इनहेंस होगी। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च इन डिमांड ऑफ परचेज। मार्केटिंग रिसर्च हमारी जो होती है और जिसमें हम फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर में आने वाली डिमांड को, और फिर हम अपनी परचेजेस पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो है ये भी हमारे लिए क्वालिटी के लिए अहम होती है कि हम फ्यूचर की प्रोडक्शन करें। नेक्स्ट है मनी इन कैपेबिलिटी टू इन्वेस्ट। एक और अहम चीज है कि किस स्टेज पर, किस स्टेप पे हमें कितना फाइनेंस इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम अपनी क्वालिटी को अचीव और अपनी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी ला सकें। फिफ्थ है हमारा मैनेजमेंट पॉलिसी और क्वालिटी लेवल। ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट पॉलिसीज और क्वालिटी लेवल, और किस लेवल पे हमारी क्वालिटी अचीव हो रही है। तो ये जो मैनेजमेंट पॉलिसीज होती हैं, इन पॉलिसी का आइडियल होना और इन पॉलिसीज पे आइडियली इम्प्लीमेंट करना, तब जाके हम किसी क्वालिटी लेवल पर पहुंचते हैं। नंबर 6 पे है प्रोडक्शन मेथड और प्रोडक्ट डिजाइन। आपका प्रोडक्शन मेथड यानी प्रोडक्शन के तरीक़ाकार क्या है और आपकी प्रोडक्ट के डिजाइन क्या है। प्रोडक्ट की वो डिजाइन वेरी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का डिजाइन कलर्स इन शेप ऑफ कलर्स हो सकता है, प्रोडक्ट का डिजाइन इन शेप ऑफ वेट हो सकता है, इन शेप ऑफ एनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें देखना होता है कि प्रोडक्शन के हमारे मेथड क्या है और फिर हमारी प्रोडक्ट का डिजाइन क्या है। नेक्स्ट उसके बाद है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी प्रोडक्ट के लिए अहम होती है उसकी पैकिंग, और जब हमारी प्रोडक्ट सेल की जा रही है इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए अब्रॉड कंट्रीज को, तो यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग और बढ़ जाती है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन, वो कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो हम यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए। तो आमतौर पर इंटरनेशनल ट्रेड में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सी रूट है, एयर रूट है, और डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर हमारे पास लैंड रूट में रोड्स वगैरह और ट्रेन्स वगैरह आ जाती हैं। तो ये दोनों भी हम जो है क्वालिटी को डेवलप और कंसिस्टेंसी के अंदर राइट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड राइट, तो ये दोनों भी हमारी क्वालिटी को मुतासिर कर सकती हैं।
नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विस। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसके अंदर आफ्टर सेल सर्विस जरूरी है, और अगर आफ्टर सेल सर्विस कंपनी ने अवेलेबल नहीं की तो ऐसे में उसकी क्वालिटी रिड्यूस। आमतौर पे वो प्रोडक्ट्स जिनकी यूजेस या जिनके फंक्शन क्रिटिकल्स होते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं, ऐसी प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विस की जो नीड्स है वो बढ़ जाती है। अदरवाइज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर विल बी रिव्यू। नेक्स्ट, डेवलपिंग द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। 5 steps for QCS development. Step 1, identify the quality mission and objective of your organization. ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी चाहती किस नौयत की, और क्वालिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सेकंड, these may include for example corporate quality goals, consumer satisfaction objective एंड कंप्लायंस विद एक्सटर्नल क्वालिटी रिक्वायरमेंट। ये तीन हमारी डायरेक्शन इसमें शामिल होती हैं। इसमें सबसे पहले कॉर्पोरेट क्वालिटी गोल्स, कि कॉर्पोरेट की ओवरऑल क्वालिटी गोल्स क्या हैं, क्या डिटरमाइन की गई हैं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऑब्जेक्टिव, हम कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल किस हद तक हासिल करना चाहते हैं। कंप्लायंस विद एक्सटर्नल क्वालिटी रिक्वायरमेंट, और फिर हम एक्सटर्नली क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको किस तरीके से हासिल कर रहा है और उस पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट है असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड स्टेप हमारा असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ QCS प्लान। यानी हम रिस्क मैनेजमेंट में किसी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी या स्पेसिफिक मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें QCS प्लान की, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को प्लान करने की। स्टेप थर्ड है डेवलप इंफॉर्मेशन डेट विल प्रोवाइड द फंक्शंस ऑफ द QCS प्लान। और फिर हमें जो है एक इंफॉर्मेशन का प्रोसेस या फ्लो डेवलप करना पड़ता है जिसके जरिए हमें QCS प्लान की इंफॉर्मेशन करंट अवेलेबल हो सके। इसमें फर्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटी। वो कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे अहम है हमारे क्वालिटी को अचीव करने के लिए। सेकंड, गोल्स ऑफ मैनेजिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज। हमारी गोल्स को वो गोल जो क्वालिटी से रिलेटेड है उसके रिलेटेड हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या तरीकेकार हैं। नेक्स्ट हमारे पास है existing or needed process for measuring and improving quality related activities। फैक्ट बेस्ड मेजरमेंट, हमारी जितनी भी क्वालिटी से रिलेटेड मेजरमेंट है वो एक्चुअली फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, यानी उसके अंदर फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड, नीड फॉर करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग के अंदर प्रॉब्लम का सिर्फ पता चलना कामयाबी नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कामयाबी है, और उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ता है करेक्टिव एक्शन का। तो हमें जितना जल्दी करेक्टिव एक्शन लेंगे उतनी ही ज्यादा हम लॉसेस से बच सकते हैं। नेक्स्ट, रेजुलेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन रिक्वायरमेंट। और फिर हमारे पास करेक्टिव एक्शन के लिए जो रेजुलेशन है ये किस तरीके से हैं ताकि करेक्टिव एक्शन को स्पीडी किया जा सके। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड स्टाफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ा चैलेंज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी डेलीगेट्स की जा सकती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट्स नहीं हो सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी करती है पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, और ये सेल्फ रियलाइज की जाती है। तो मैनेजमेंट जो है अपने स्टाफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल को किस तरह बढ़ाए, इससे भी हमारी क्वालिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। प्रोसेस फॉर फीडबैक टू इम्प्रूव प्रोसेस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फीडबैक प्रोसेस कैसा है, यानी लोअर मैनेज हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में जो हमारी टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर और नॉन मैनेजरल वर्कर हैं, इनके दरमियान में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ फीडबैक कैसा है, ये भी बड़ा अहम रोल प्ले करता है।
Step 4, based on assessment of material developed in step 3, create a written plan for a process based and consistent quality improvement system. हमें सबसे पहले तो डेवलप करना पड़ता है एक रिटर्न प्लान, और प्लान का रिटर्न होना यानी ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में होना इसलिए जरूरी है ताकि फ्यूचर में एट अ टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन उसको इजीली फॉलो किया जा सके। और फिर हमें इसके अंदर कंसिस्टेंसी दिखानी होती है ताकि हम मुस्तकिल अपनी क्वालिटी में इजाफा कर सके। इंश्योर दैट द प्लान असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इसमें यकीनी बनाया जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर है इसकी उस इम्प्लीमेंटेशन की, तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्या है, क्रिएट अ क्लियर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव। वहां पे जो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए गए वो इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अक्सर ऑब्जेक्टिव जो है अनक्लियर होते हैं जिसकी वजह से उनकी अचीवमेंट नामुमकिन या मुश्किल हो जाती है। डेट क्लियर आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अक्सर इस कंफ्यूजन की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती। एंड डेट डिस्क्राइब प्रोसेस फॉर मीटिंग ऑब्जेक्टिव, और फिर प्रोसेस डिटरमाइन किया जाए, एक खास प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाए ताकि इन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। स्टेप 5, constantly implement the QCS plan. The plan should establish a system that हमें जो अपना QCS प्लान है इसको ऊपर इम्प्लीमेंट जो है बाय चांस नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ रखना चाहिए ताकि हम श्योरिटी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। नेक्स्ट, टोटल क्वालिटी कंट्रोल। अब हम बात करेंगे टोटल, पहले हम सिर्फ बात कर रहे थे क्वालिटी की, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टोटल क्वालिटी। द टोटल क्वालिटी कंट्रोल strategic commitment by top management to change its whole approaches to business in order to make quality a guiding factor in everything is does। स्ट्रेटेजिक किसी भी और टॉप ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर डिसीजन मेकिंग करती है और जो कमिटमेंट करती है उसकी अचीवमेंट के लिए जो हमें क्वालिटी हासिल करनी होती है वो हमारे लिए बन जाती है टोटल क्वालिटी। अब इसके अंदर मेजर इंटीग्रेंट्स ऑफ टीक्यूएम, शॉर्ट फॉर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की टीक्यूएम। स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट, सबसे अहम पॉइंट है स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट इज द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट। सेकंड, एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। टेक्नोलॉजीज की एडॉप्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी के यूजेस एंड टेक्नोलॉजी में चेंजेस का लेवल और ट्रेडिशन क्या है। नेक्स्ट 4 है हमारे पास मटेरियल। हमारे जो मटेरियल हैं ये हमारी क्वालिटी के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो हमारे मटेरियल्स की क्वालिटी और लेवल क्या है। और फिफ्थ है मेथड, वो कौन से प्रोसीजर और वो कौन से तरीकेकार हैं जिसके जरिए मटेरियल को फिनिश गुड्स में डाइवर्ट किया जा रहा है। ये 5 एलिमेंट हैं जो हमारे टोटल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर शामिल होते हैं। स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, next technology, and next material, and last one is method। Total quality control, the TQM tools and techniques। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं इसमें सबसे पहले वैल्यू एडिड एनालिसिस, इवेल्युएशन ऑफ ऑल वर्क एक्टिविटी, मटेरियल फ्लो एंड पेपर वर्क। हम तमाम अपनी प्रोसेस और अपनी तमाम एक्टिविटीज को डीपली एनालाइज करते हैं और चेक करते हैं कि इससे हमारी वैल्यू में कितना इजाफा हो रहा है, आया वो एक्टिविटी हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल। सेकंड, बेंचमार्किंग, कंपटीटर एनालिसिस, जिसके अंदर हम एक अपने लिए एग्जांपल कोड करते हैं, एक बेंचमार्किंग बनाते हैं कि किस लेवल पे हम अपनी प्रोडक्ट को कम्पिटिटिव लेवल पर लेकर जाएंगे। नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग,
सब कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज एंड ऑपरेशन, हम अपनी प्रोडक्ट के वो कौन सी एक्टिविटीज है जिनको आउटसोर्स करेंगे, वो कौन से मेजर और कोर फंक्शन है जिसको खुद एग्जीक्यूट करेंगे। रिड्यूसिंग साइकिल ऑफ टाइम, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, अपने बिजनेस का जो साइकिल ऑफ टाइम है इनपुट प्रोसेस का और आउटपुट प्रोसेस का, इसको किस तरह मिनिमम लेवल पर लेके जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9000 एंड 2000 एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 14000 सर्टिफिकेशन। आज की इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंटरनेशनली मार्केट को अचीव करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, जिसके अंदर अहम जो स्टैंडर्ड है वो 9000, 2000 और 14000 है, जो रिसेंटली एग्जीक्यूट किया गया है इसकी अचीवमेंट। सिक्स, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एंड प्रोसेस सैम्पलिंग। और फिर हम वो टूल्स एंड टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो स्टैटिस्टिकल हैं, जिसके जरिए हम अपनी क्वालिटी को मेजर और एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल की। कंट्रोल यूज टू स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। कंट्रोल के जरिए हमारा जो एक मेन मकसद होता है, हाउ टू इनहेंस अवर एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी मीन्स स्पीडी वर्क। हम कम से कम वक्त में कम से कम रिसोर्सेज में कैसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अचीव कर सकते हैं। लोअर कॉस्ट, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस सेट बाय द यूजिंग टाइम एंड मोशन स्टडी। और हम कैसे अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसको मिनिमाइज करने में जो हमारी हेल्प आउट करती है टाइम एंड मोशन स्टडी करती है। सेकंड, कंट्रोल डिवाइस to safeguard company assets, reduce losses due to waste and misuse of raw material। फिर हम जो है मुख्तलिफ कंट्रोल डिवाइसेस यूज करते हैं जिसकी बुनियाद पर हम अपने आप को इन लॉसेस से बचाते हैं जो हमारे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं या वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, और जिसकी बुनियाद पर हमने कंट्रोलिंग को स्मूथ बनाते हैं। कंट्रोलिंग यूज टू स्टैंडर्डाइज क्वालिटी सेटिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग के जरिए हम क्वालिटी सेटिंग करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के, किस ऑप्टिमम लेवल पे किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। कंट्रोल यूज टू सेट लिमिट फॉर द डेलीगेटेड अथॉरिटी, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बुनियादी तौर पे दो तरह की होती है, एक होती है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड कराएं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या फर्क होता है। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसके अंदर मैक्सिमम अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, और वहाँ टॉप मैनेजमेंट अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी डेलीगेट या तो करती नहीं है या बहुत कम करती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम सेंट्रलाइज कहते हैं। सेकंड, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन वो जहाँ पे मैक्सिमम अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट्स कर देती है, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हो रहे होते हैं। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी हमारे लिए बड़ी अहम है कि कौन से फंक्शन ऑफ बिजनेस, कौन से बिजनेस में सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कौन से में डिसेंट्रलाइज। आमतौर पे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस है वो डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के तहत चल रहे होते हैं, और जितने भी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस हैं वो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के तहत रन हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल डिजाइन टू मेजर वर्कर परफॉर्मेंस, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। हमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्कर के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिटरमाइन करने चाहिए ताकि हम उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें। नेक्स्ट, कंट्रोल डिजाइन टू मेजर एंड एनहेंस वर्कर एटीट्यूड। फिर हमें जो है वर्कर की एटीट्यूड जो है कि उसकी परफॉर्मेंस में बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो हमें उसके एटीट्यूड को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। फ्रेंडली सुपरविजन एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। जितनी फ्रेंडली सुपरविजन होगी, जितनी पार्टिसिपेटिव ये लीडरशिप स्टाइल होता है ऑटोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, तो जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती है इसमें उनका मोटिवेशन फैक्टर ज्यादा होता है, उसमें लीडर अपने फॉलोवर से ओपिनियन लेता है, तो ये भी उनके एटीट्यूड को पॉजिटिव करती है। नेक्स्ट, कंट्रोल यूज टू मॉनिटर टोटल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशन ओवरऑल कंट्रोल।
और कंट्रोल के जरिए जरिए हम जो है मॉनिटर करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एग्रीगेट परफॉर्मेंस को, और फिर हम चेक करते हैं कि ओवरऑल हमारे टारगेट किस लेवल पर हैं। तो यहाँ पर आके हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।